अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में ही 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं से इन सभी चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर चुनावों में जीत हासिल की है। वह ऐसा माहौल बनाने में कामयाब रही है कि उनके सामने विपक्ष कमजोर होता दिखाई देता है। हालांकि जब से राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, थोड़ी हवा जरूर बदली है, लेकिन चुनाव में कितना फायदा होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। हाल में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए तो पहाड़ी राज्य में कांग्रेस सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। इधर भाजपा के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति बनी रही। गुजरात में तो प्रचंड जीत मिली, लेकिन 15 साल से दिल्ली एमसीडी की सत्ता पर काबिज भाजपा को नई नवेली आम आदमी पार्टी ने बाहर कर दिया। ऐसे अनिश्चितता भरे माहौल में क्या 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा जीत हासिल करना इतना आसान होगा? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा होता है। सत्तारूढ़ भगवा दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पिछले कई महीनों से मिशन 2024 में जुटा हुआ है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि लगातार तीसरी बार कमल खिलाया जाए और एक बार फिर से मोदी सरकार बने। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में नड्डा ने अपने संबोधन में देश की तरक्की गिनाते हुए नेताओं में आगामी चुनावों को लेकर जोश भरा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उन्होंने कहा कि पहले जहां रोज 12 किलोमीटर लंबी सड़कें बनती थी, आज के समय में यह बढ़कर 37 किलोमीटर हो गई है। देश ने मुफ्त अनाज सहित कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ गरीबों को सशक्त करने के काम कर रहे हैं। नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर कहा कि 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 150 से ज्यादा सीटें जीतना एक बड़ी उपलब्धि है। 2023 में होने वाले चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल की तरह है, इसको देखा भी जा रहा है। सभी पार्टियां इस पर लगी हुई हैं। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी। भाजपा की कोशिश होगी कि वह मोदी लहर बरकरार का संदेश देने में कामयाब रहे। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लगेंगे। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की कोशिश होगी कि वे 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को हराने का संदेश दे सके। आज के समय में विपक्ष में एकजुटता की बहुत बड़ी कमी देखने से भाजपा को सीधी चुनौती नहीं मिल पा रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव है, वहां लोकसभा की कुल 116 सीटें हैं। नड्डा ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि भाजपा सरकारों में ओबीसी, एससी और एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि पहली बार राष्ट्रपति के पद पर कोई आदिवासी समुदाय से पहुंचा है। उन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 और फिर 2019 में भाजपा का वोटर बेस बढ़ा है। तो आइए समझ लेते हैं कि इस साल कहां-कहां चुनाव है और नड्डा की कही बात में कितना दम है। राज्यों की मौजूदा सियासी स्थिति जो है वो क्या है, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। 2003 में लगातार भाजपा की सरकार के बीच में 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सत्ता मिली थी। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और कमलनाथ सीएम बने, लेकिन जल्द ही सियासी खेल हो गया। करीब 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में भाजपा का इंटरनल सर्वे हुआ है, इससे पता चला है कि 30% सीटों पर भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, जबकि 30% विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है। बाकी 49% सीटों पर कांटे की टक्कर दिखती है। ऐसे में भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में कमल खिलाना पहले जैसा आसान नहीं है। भाजपा के सामने बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। आपको बता दें कि हाल ही में चर्चा चल रही थी कि राज्य में नया चेहरा कौन होगा, इस पर भी बातचीत चल रही थी। इसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में भाजपा मुख्यमंत्री का अपना फेस बदल सकती है। दिलचस्प यह है कि जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, उस पर पार्टी के भीतर ही आम सहमति नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में आए। केंद्र उन्हें काफी तवज्जो मिली, केंद्र में मंत्री पद मिला और फिर पीएम नरेंद्र मोदी से नजदीकी भी बढ़ी। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम पर आम राय नहीं है।
मध्य प्रदेश में भी भाजपा गुजरात फॉर्मूला लागू करने की प्लानिंग कर रही है। यहां भी 35-40% विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। नेताओं को शायद पहले ही एहसास हो गया है और इसीलिए बहुत से नेता अभी से पैतरे भी अपना रहे हैं। बीजेपी के सामने एक डर यह भी है कि टिकट कटने से पार्टी को नुकसान ना हो, कहीं हिमाचल वाली स्थिति एमपी में ना हो। कांग्रेस की बात कर लें तो सिंधिया के जाने के बाद पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है, हालांकि गुटबाजी में कमी आई है। कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में थोड़ा मतभेद जरूर हो सकता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को सहारा जो है वो सत्ता विरोधी लहर का है। अब देखना यह होगा कि जनता को यह कितना समझ में आता है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के। ये एक ऐसा राज्य है जहां भूपेश बघेल भाजपा को उसी की रणनीति से मात दे सकते हैं। गाय, गोबर और हिंदुत्व इनके एजेंडे में शामिल है। गोबर सरकार खरीद रही है और इन सब चीजों को कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। जिस गाय की चर्चा भाजपा करती रहती है उसे कांग्रेस ने हथियार बना लिया है। उधर रमन सिंह के बाद भाजपा के पास फिलहाल कोई नया चेहरा नहीं है। ऐसे में रमन सिंह अब भी ताल ठोक रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इशारों में कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं रेस में नहीं हूं। उन्होंने अपनी दावेदारी से इनकार नहीं किया। हालांकि भाजपा सत्ता में आई तो भी रमन सिंह के सीएम बनने की संभावना नहीं है। वह 15 साल राज्य के सीएम रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य को लेकर के, जहां भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस सरकार की लोक लुभावन योजनाएं हैं, क्योंकि गहलोत सरकार जनता में अच्छे काम का संदेश देने में कामयाब दिख रही है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस सरकार है। 1 साल से गहलोत सरकार अपने कामों को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुफ्त इलाज, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। गहलोत सरकार रोजगार के आंकड़े गिना रही है। बीजेपी को इसका तोड़ निकालना होगा। बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि यहां भी वह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस में 2 खेमे हैं। पायलट के समर्थक कह रहे हैं कि पिछली बार मौका नहीं दिया गया, अब की बार जरूरी है। पायलट आज भी गहलोत सरकार को घेरते दिखते हैं। ऐसे में चेहरे वाली लड़ाई में भाजपा भारी पड़ेगी। सचिन पायलट सभा कर रहे हैं और उनको संदेश भी दिया है कि वह गहलोत से आगे निकलेंगे। इधर भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कुछ हद तक सफलता भी मिली है। पेपर लीक मामला, क्राइम रेट बढ़ने, धर्म से जुड़े मामले, पंडितों के सुसाइड जैसे मसलों से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने ऑल इज वेल का संदेश देते हुए एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के गुजरते ही संगठन फिर से बिखरा दिख रहा है। राज्य में 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी ज्यादा है। अब तक वहां कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि वहां रीजनल पार्टियां हावी थी। अब आदिवासियों को साधने के लिए भाजपा ने पहल की है। मोदी की रैली होने वाली है। गुज्जरों के धर्मस्थल पर भी पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में यह बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ खिसक सकता है। राजस्थान में पैटर्न आ रहा है कि हर बार चुनाव में जनता सरकार बदल देती है, लेकिन कांग्रेस वापसी की पुरजोर कोशिश करती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दक्षिण के राज्यों को लेकर के। दक्षिण राज्य में भाजपा के सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। 2018 में काफी जद्दोजहद के बाद भाजपा सत्ता में आई थी। कांग्रेस लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के रेट, रोजगार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेर रही है। एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बैंगलोर में थी। उन्होंने एक रैली में कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, भाजपा सरकार आने के बाद आपका जीवन बेहतर हुआ? क्या कोई बदलाव आया है? वोट देने से पहले पिछले कुछ सालों को देखिए और इसका मूल्यांकन कीजिए। बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य को लेकर के। सीधे तौर पर प्रियंका इस बात को उभारना चाहती हैं कि लोग महसूस करें कि मौजूदा सरकार में उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा कि मुझे पता चला है कि कर्नाटक में स्थिति बेहद खराब है। भ्रष्टाचार से 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पीएसआई घोटाला शर्मनाक है। आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और आपको सत्ता में बैठे नेताओं से यह मिलता है। इस माहौल में कर्नाटक में भाजपा सरकार के लिए सत्ता वापसी आसान नहीं होगी। 2018 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। बीएस येदियुरप्पा फिर सीएम बने। 2021 में भाजपा ने चेहरा बदल दिया और बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने। सत्ता विरोधी लहर का सामना करते हुए सत्ता बचाना भाजपा के लिए आसान कर्नाटक में नहीं होगा। वहीं दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा दबदबा रहा है। तेलंगाना की करें तो तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के नेता के चंद्रशेखर राव सीएम है। कुछ महीने पहले वह एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस मोर्चा बनाने की कोशिश करते दिखे थे। तब माना जा रहा था कि 2024 के लिए नए प्लान पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए भाजपा के लिए इस साल इस राज्य में कमल खिलाना आसान नहीं होगा। इतना जरूर है कि तेलंगाना राष्ट्रनीति की चुनौती देने की स्थिति में भाजपा दिख रही है, जो अपने आप में उसके लिए
लिए बड़ी बात है। पिछले साल के आखिरी में मनुगोडे उपचुनाव में टीआरएस 10,000 से वोटों से जीत हासिल कर सकी। यहां भगवा दल कांग्रेस और दूसरे दलों में सेंध लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में आने के पीछे ये एक मुख्य वजह है। और अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर के। मोदी सरकार के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों की शायद को एहसास हुआ होगा कि अब दिल्ली उतना दूर नहीं है। दरअसल केंद्र ने पूर्वोत्तर में विकास को काफी प्राथमिकता दी है। इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मेघालय में लोकसभा की 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1 और नागालैंड में 1 सीटें हैं। मेघालय और त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में है, नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार रही है। पूर्वोत्तर में राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद एक एक कर पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस की सियासी जमीन खिसकती चली गई है, यह हमने सभी ने देखा है। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में इसका सेमीफाइनल होगा। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा और तमाम जो भी क्षेत्रीय दल है वो कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।